एक मैदान में। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो सैम पिट्रोडा शिकागो में बैठे हैं ये कह रहे हैं तो उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब अमीर जमाई जी मैं आपसे पूछूंगी क्यों सीरियसली? तो देश नए हाथों में आने वाला, कैसे आने वाला, इसका व्याख्यान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आइए पहले सुनाती हूं और सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी थी, मतलब सोनिया जी, उन्होंने तो चुनाव से पहले ही राज्यसभा का रूप ले लिया। और अगर इतनी कॉन्फिडेंस था जो राहुल गांधी जी कह रहे थे पहले 180 सीटें थी अब की 150 होंगी, तो सोनिया जी आती रायबरेली में नामांकन करके चली जाती। यहां तो 5 लाख से जीती थी ना, तो आराम से हो जाता। तो सबको पता है कि हकीकत क्या है और उसके बाद यह स्थिति जो आप कहने का प्रयास। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ना लिया जाए क्योंकि सैम पिट्रोडा का बयान आता है आधी रात को, क्योंकि यूएस टाइम से आता है, सुबह सब लोग देख ही रहे होते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हम ले लेंगे, अमीरों का पैसा ले लेंगे और थोड़ा 90% लोगों में बांट देंगे। तो ये सैम पिट्रोडा ने जो कहा, राहुल खोल दी सैम अंकल ने कि ये इनहेरिटेंस टैक्स होगा, तो कांग्रेस पार्टी किसको झुठला रही है? देखिए, इस तरह की बातें सही कही हैं और हमारे जो झा साहब हैं उन्होंने भी कही कि देखिए इस तरह की बातें जयंत सिन्हा जी ने भी कई बार करी। अमित मालवीय ने तो बाकायदा इस पे बहुत लंबा चौड़ा बखान किया हुआ था जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। और सैम पिट्रोडा साहब ने कोई अगर बात कही है, वो पार्टी के कोई अध्यक्ष नहीं है, पार्टी की कोई नीति पॉलिसी के जो है हेड नहीं है। कभी कभार अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोलना पड़ा, इस्लामोफोबिक स्पीच दिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन सहमत नहीं है ना, इसीलिए चुप है। तो ये सब होता है, राजनीति में बातचीत होती है। मुख्य मुद्दा ये है जो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां रखने आया हूं कि प्रधानमंत्री ने इस देश के फ्यूल सेट देश को बढ़ाने की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने आया था 14 में, उन्होंने बोला कि इस देश को वो 2 करोड़ नौकरी देंगे। 14-24 का मतलब हो गया कि 10 साल का मतलब कि 20 करोड़ नौकरी। 20 करोड़ नौकरी भारत में कहां है, किस पते पे दी है, जरा हमको भारत के लोगों को बता दीजिए। अब प्रधानमंत्री को जब यह लगा कि इस देश में 10 साल का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, विश्व का ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री, उसको डर लग रहा है अखिलेश यादव जी के सवाल पर कि जातिगत जनगणना का मैं जवाब क्या दूं, एमएसपी पे जो किसानों के साथ धोखा दिया उस पर मैं जवाब क्या दूं, इस देश के युवाओं को जो शहरी रोजगार युवा गारंटी देने की बात थी, अखिलेश जी ने पूछा, मैं अखिलेश जी को जवाब क्या दूं, मैं किसानों के सवाल पर जवाब क्या दूं। अग्निवीर, मैं अभी पूर्वांचल रह के आया हूं मैम, आप सोचिए कि पूर्वांचल में पहले बेटियां जो है ना, उनका सपना होता था कि वो सैनिकों से ब्याह करें। ये जो ठेके की नौकरी लाए हैं अग्निवीर, बेटियां ब्याह नहीं करना चाहती हैं। सोचिए आप इन लड़कों से, उन्हें मालूम है कि 3 साल में जनाब सड़क पे आ जाएंगे। तो सरकार ने किया क्या है, सरकार ने ये किया कि इस देश की दौलत पे जो 40% रिसोर्स है इस देश का, अपने 4 मित्रों में बांट दिया। अमीर जमाई जी, आपके सारे सवाल वाजिब है और सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आप राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा के इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और विरासत टैक्स पर आप उनके साथ हैं, हां या ना? यस और नो? नहीं, हम कह रहे हैं कि सैम पिट्रोडा अमित शाह जी नहीं है, सैम पिट्रोडा अमित शाह जी नहीं है, आरएसएस नहीं है, जो करेंगे वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। अभी तो देश देख रहा है कि देश एक नए हाथों में आने वाला है। यूपी 3 जैसी एक सरकार आएगी, उसका एक कॉमन प्रोग्राम आएगा। देश नए हाथों में आने वाला और कैसे आने वाला, इसका व्याख्यान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आइए पहले सुनाती हूं और सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? इसका मतलब ये। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो फिर भी ये बहुत खुशी की बात है कि ये बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। पूरा सूचकांक है, ये सूचकांक है।
चलिए, एक साल इनहेरिटेंस टैक्स, अगले साल एस्टेट टैक्स, उसके बाद खून पर टैक्स। नहीं, अब मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, अमित जमाई जी ने जो कहा सूचकांक है, उसका जरा सूचना का अंक समझ लीजिए कि अखिलेश जी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो भैया आखिर में अपने ही भैया से कह रहे हैं, भैया जी तुम जरा किनारे हो जाना तो हम कन्नौजे से लड़ पाएंगे, बाकी कहीं से नहीं लड़ पाएंगे। और कह रहे हैं हम 80-79 जीतेंगे। अब देखिए, वो दूसरे वाले जो लड़के हैं हो चुका है। वो पिछली बार तो लड़के भाग गए थे लोहिया यूपी छोड़, और सोशलिस्टों का गढ़ है। अरे भाई मैं उसी पे तो अरे बुरे तरह से हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को वहां से। अरे जनाब मैं ऐलान हो गया, आप अपडेट रहा करो। अरे भैया सुनिए, तो वही तो मैं कह रहा हूं, 79 जीत रहे थे, कौनो सीट से लड़े लेते। आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, अपने टर्न पे करिए, दर्शकों के साथ न्याय होता, सबको अपनी भी बात कहने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री दूसरा कौन अब है? वो दूसरे वाले लड़के हैं, दूसरा तो पिछली प्रधानमंत्री बार कैंडिडेट कौन है? लड़के छोड़ के गए थे, अब इस बार तो वो हिम्मतें नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से नामांकन भरें। अब सुनिए, पहले शिवपाल जी कहे लड़ेंगे, फिर अपने बेटे को आगे कर दिए। इतनी घबराहट, इतना कंफ्यूजन तो दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। और युवराज जी की जो माता जी थी, मतलब सोनिया जी, उन्होंने तो चुनाव से पहले ही राज्यसभा का रूट ले लिया। और अगर इतनी कॉन्फिडेंस था जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, पहले 180 सीटें थी, अब की 150 होंगी, तो सोनिया जी आती, रायबरेली में नामांकन करके चली जाती। यहां से तो 5 लाख से जीती थी ना, तो आराम से हो जाता। तो सबको पता है कि हकीकत क्या है। और उसके बाद यह स्थिति जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुनिया की नजर में एकदम साफ है कि कौन किस धरातल पे खड़ा हुआ है। अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात कही, यहां पर सिर्फ एक टैक्स की बात नहीं है, यहां पे बात पूरी एक मानसिकता की है। और आपने जिस प्रकार का सोशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के एक नेता थे गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपना पहली बार जब शपथ पत्र भरा तो उन्होंने जानते क्या किया? उन्होंने दिखाया मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं, गरीबी की रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति। अरे भाई, कौन सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपने गजब का किया। और संजय झा जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सैम पित्रोदा जी के लिए कहा, तो वो पदाधिकारी हैं, तो चुनाव के समय सिर्फ इतना बता दें, पार्टी से पूछ के बयान दिया है या बगैर पूछे? अगर बगैर पूछे दिया है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो गई भाई? आज आप सस्पेंडेड लीडर हैं, तो आपके गुरु ने तो गुरु घंटाल वाला काम किया है, तो अब तक उनका घंटा बजा दिया जाना चाहिए था, कम से कम उन्हें सस्पेंडेड कर दिया जाना चाहिए था और आपको पार्टी में ले लिया जाना चाहिए था। मगर यही तो बात समझ में नहीं आती है कि दिल की आरजू तो 7 समुंदर पार से आ रही है, और यहां पे कहा जा रहा है नहीं, वो दूर की आवाजों को ध्यान मत दो, यहां अंदर की बात कर लो। और मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं, मैं एक फैक्ट बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, यहां वास्तविकता में खतरा जानते क्या है? भारत वो देश है जहां पर सेविंग सबसे ज्यादा है। और मैं कहना चाहता हूं, ब्रुकिंग्स जो थिंक टैंक है, उसके बॉब वर्थ ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन ऑफ सेविंग है वो जनरेशनल है। अगर आप ये इनहेरिटेंस के ऊपर ये कर देंगे तो मोटिवेशन ऑफ सेविंग कम होगा। आज भारत में आपको पता है कि पर्सनल डेट टू जीडीपी रेशियो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है, 43% ऑफ द जीडीपी है। उसका कारण यह है कि लोग सेविंग ओरिएंटेड होते हैं, परंतु आप विदेश की उस मानसिकता से हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यह वो मूर्खतापूर्ण मानसिकता है, वो सनातन विरोधी मानसिकता है, जो कहते हैं, सैम पित्रोदा क्या बोल रहे थे, $1 ने $1 बिलियन कमाया, अब सोसाइटी क्या मिला? अरे जनाब, मैं कहता हूं, भारत में आके देखिए, गुरुद्वारे में लंगर और मंदिरों में भंडारा कहां से चलता है? या उसी से चलता है। अरे तुम्हारे देश में नहीं चलता फ्री का राशन, तुम्हारे देश में कहा जाता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। ये पॉइजनस मानसिकता दिमाग में भरी हुई है, उस नजरिए से भारत को देख रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ समस्या है। इसीलिए मैंने कहा विदेशी शक्तियों का हाथ है, विदेशी सोच का हाथ है, इसीलिए अपना सत्यानाश कर रहे हैं। पर चिंता मत करिए, भारत का जो वक्त आया है, भारत की जनता प्रबुद्ध है। सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया के पर नहीं उखड़ने देंगे। आप सोने पे जितनी गिद्ध दृष्टि लगा के रखिए, अब भारत की सोने की चिड़िया की रक्षा करने के लिए एक शेर आकर खड़ा हुआ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।